नमस्कार दोस्तों, डेट आज की देखो 19 जून 2024 है। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले आज का कोट देख लीजिए। कोट है रॉबर्ट शूलर का, व्हाट ग्रेट थिंग्स वुड यू अटेम्प्ट इफ यू न्यू यू कुड नॉट फेल। मतलब देखो, ये ना एक डीप क्वेश्चन है। देखो हम लोग ना जीवन में ना बहुत सारी चीज़ें ना अटेम्प्ट नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमें डर लगता है कि हम फेल हो जाएंगे। जैसे देखो, आपको एग्जांपल देता हूँ। अब किसी का मन है माउंट एवरेस्ट फतेह करने का। मैं नहीं बोल रहा कि माउंट एवरेस्ट कोई जाए वहाँ पे, इतना आसान नहीं है और खतरों से पूरा भरा हुआ है। मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ। अब किसी किसी का बहुत बड़ा एम होता है कि मुझे माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना है, लेकिन ना फेल होने के डर से वो पर्सन कभी कोशिश ही नहीं करता। ये सिर्फ आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अब जैसे देखो, आप लोगों ने तो यूपीएससी प्रिपरेशन स्टार्ट की, बट आपको भी पता है न जाने कितने लोग ऐसे होंगे हमारे देश में जिनको ये डर होता है कि यार यूपीएससी की प्रिपरेशन हम स्टार्ट करेंगे तो फेल हो जाएंगे। इस डर से वो कभी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करते। मैं फिर से बोल रहा हूँ, मतलब ऐसा नहीं कि और लोगों को यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट करनी चाहिए, क्योंकि आपको भी पता है रिस्की है और सीट्स काफ़ी लिमिटेड हैं। बात सिर्फ एग्जाम्पल है डर का। बहुत सारी ड्रीम्स ना सिर्फ इसलिए नहीं पूरी हो पाती क्योंकि जिसकी वो ड्रीम है ना, डर के चलते वो कभी उस ड्रीम को अचीव करने की कोशिश ही नहीं करता। इसीलिए ये जो कोट है ना, वो उसी से संबंधित है। अगर आपको ये डर ना हो कि आप फेल नहीं होंगे, मतलब फेल होने का डर ना हो, तो क्या क्या महान चीज़ें आप अटेम्प्ट करने की कोशिश करोगे। जैसे देखो, गीता का एग्जाम्पल लीजिए। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये कहा था कि तुम डरने की चिंता मत करो, मतलब तुम डरो मत, तुम फेल होने की चिंता मत करो, तुम सिर्फ अपना कर्तव्य निभाओ, हार जीत से तुम परे हो जाओ। थॉमस एडिसन का आप एग्जाम्पल दे सकते हो। 2000 बार वो फेल हुए, तब जाके उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया। तो हर एक डायमेंशन आप ऐड कर सकते हो इसमें। डिस्कशन हम स्टार्ट करें। आज देखो 3 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इंडियन एक्सप्रेस से सी राजा मोहन का आर्टिकल हम लेंगे। उसके बाद ये वाला आर्टिकल हम लेंगे, टाइम फॉर ए सेंसस कम व्हाट में। और सबसे लास्ट में आर्टिकल हम लेंगे मर्सनरी से संबंधित, पैसे के लिए जो लोग लड़ते हैं। हमारे देश के नागरिक रशिया में मारे गए, पैसे के लिए वो लड़ रहे थे। तो तीनों आर्टिकल्स अच्छे हैं। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। और डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले देखो, वैसे एक और चीज़, कल आप लोगों ने बहुत अच्छे सजेशंस कई दिए और थैंक यू वेरी मच। आपने इतना लिखा। हम जो भी पॉसिबल सजेशंस हैं उनको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे अगले वीक से। और बहुत सारे लोगों ने पीडीएफ का लिखा हुआ। पीडीएफ तो देखो आपको मंथली मिलती है, बहुत से लोगों को ना पता नहीं है। अपना जो टेलीग्राम चैनल है ओनली IAS नथिंग एल्स, मैं कमेंट बॉक्स में लिंक भी डाल देता हूँ। वहाँ पे पीडीएफ मिलती है, मंथली भी मिलती है, जिसमें पूरी समरीज होती हैं। आपको पूरे मंथ का एक साथ मिल जाता है। वहाँ से आप रिवाइज कर सकते हो। हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलती है। तो चलिए अब डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस से सी राजा मोहन का, नई सरकार के सामने 5 जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस से संबंधित हैं। आप देखो सिलेबस में ना जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, तीसरी बार एनडीए की सरकार बनी है, बट इस बार ना इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की हम बात करें, हालात अलग हैं। 2014 और 2019 के मुकाबले में तीसरी बार एनडीए की सरकार बनी है। ग्लोबल पॉलिटिक्स इस बार अलग है। तो नई सरकार को अपनी फॉरेन पॉलिसी में स्ट्रक्चरल चेंजेस लेकर आने पड़ेंगे, नई सिचुएशन के हिसाब से, प्रेजेंट ग्लोबल पॉलिटिक्स के हिसाब से। 5 चैलेंजेस राइटर बताते हैं अपने इस आर्टिकल में। सबसे पहली चीज़, रिटर्न ऑफ ग्रेट पावर राइवलरी। देखो, पहले क्या था, कोल्ड वार के दौरान आपको पता है बहुत बड़ी राइवलरी चल रही थी। एक तरफ यूएसए था और दूसरी तरफ यूएसएसआर। उस समय इंडिया की पॉलिसी थी नॉन अलाइनमेंट की, कि हम किसी भी पावर के साथ में अलाइन नहीं होंगे। हालांकि इंडिया का जो इंक्लिनेशन था ज़्यादा यूएसएसआर की तरफ था। हमने यूएसएसआर के साथ में 1971 में फ्रेंडशिप ट्रीटी भी साइन की। फिर देखो यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया 1990-91 में। तो इसके बाद इंडिया ने ना नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी को छोड़ दिया और पॉलिसी अपनाई मल्टी अलाइनमेंट की।
मल्टी अलाइनमेंट मतलब अब हम सबके साथ अलाइन करेंगे, हम यूएसए के साथ भी अलाइन करेंगे, मतलब दोस्ती करेंगे, हम यूएसएसआर के साथ भी दोस्ती करेंगे। तो इंडिया ने सबके साथ दोस्ती करना स्टार्ट कर दिया। ये इंडिया की पॉलिसी थी 90s के बाद से। बट देखो, इस अप्रोच के साथ ना इंडिया अब आगे नहीं बढ़ पाएगा। क्यों नहीं बढ़ पाएगा? क्योंकि देखो, अब ना इनके बीच में दुश्मनी जो है, यूएसए और वेस्टर्न कंट्रीज एक तरफ और दूसरी तरफ रशिया एंड चाइना, इन दोनों ग्रुप्स के बीच में ना दुश्मनी अब बढ़ती जा रही है। तो आगे आगे ना इंडिया को दोनों में से एक साइड चूज करनी पड़ेगी, और जाहिर तौर पे इंडिया का इंक्लिनेशन अभी फिलहाल ज़्यादा यूएसए और वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ है। राइटर कुछ रीजंस भी देते हैं। सबसे पहली चीज़ तो देखो, आप ना दोनों ग्रुप्स को ना बराबर नहीं मान सकते। यूएसए और वेस्ट एक तरफ और रशिया चाइना दूसरी तरफ, दोनों को आप बराबर नहीं मान सकते। पहली बात, यूएसए और वेस्ट से हमें बढ़िया टेक्नोलॉजी मिलने वाली है, इंडिया को फ़ायदा होगा। और रशिया की बात करें, ये बात देखो सच है कि पास्ट में इंडिया की ना दोस्ती रशिया के साथ अच्छी रही है। पास्ट में रशिया एक रिलायबल पार्टनर रहा है। रशिया एक मेजर इंडिया का डिफेंस एक्सपोर्टर था, मतलब ज़्यादातर हथियार हम यूएसएसआर और रशिया से परचेज करते आए हैं। बट अब वो सिचुएशन चेंज हो चुकी है। अब इंडिया ने अपना डिफेंस इंपोर्ट डाइवर्सिफाई कर लिया है। रशिया के अलावा इंडिया अब दूसरे देशों से डिफेंस इंपोर्ट करता है, सिर्फ रशिया के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। और रशिया इंडिया को हथियार देने में पिछड़ रहा है। क्यों? क्योंकि वो खुद युद्ध में उलझा हुआ है। तो जो हथियार लेने की इंडिया ने कमिटमेंट की है रशिया से, जैसे S-400 डिफेंस मिसाइल सिस्टम, इवन देखो रशिया वो भी टाइम पे हमें दे नहीं पा रहा है, सप्लाई नहीं कर पा रहा है। तो राइटर का कहना है यूएसए और वेस्ट के साथ दोस्ती जो है ना, वो बहुत ज़्यादा फायदेमंद है एज कंपेरिजन टू रशिया के साथ दोस्ती। मतलब सिमेट्री नहीं है, एसिमेट्री है। कॉस्ट बेनिफिट अगर हम देखें ना, जैसे हम यूपीएससी एस्पायरेंट्स कॉस्ट बेनिफिट देखते हैं ना, कि लास्ट टाइम पे आर्ट एंड कल्चर पढ़ें या फिर बाकी रिवाइज करें, ऐसा कॉस्ट बेनिफिट हम देखते हैं। तो राइटर कहते हैं कि यूएसए और वेस्ट के साथ दोस्ती बहुत ज़्यादा कॉस्ट बेनिफिट वाली है। और एक और चीज़ देखो, जब पहले कोल्ड वार चल रहा था ना, तो उस समय ना ये जो पावर्स थी ना, चाहे वो यूएसए हो यूएसएसआर हो, इन पावर्स का इंडिया के साथ ना बॉर्डर नहीं मिलता था, तो इंडिया को इतना घबराने की जरूरत नहीं थी। बट देखो, आज के समय में इंडिया का बॉर्डर लगता है चाइना के साथ में। चाइना इंडिया के बीच में दुश्मनी है, बॉर्डर पे टेंशंस हैं, और चाइना की रशिया के साथ में दोस्ती है, और चाइना का विरोध कर रहा है यूएसए। तो साफ तौर पे यूएसए की दोस्ती इंडिया के लिए फायदेमंद है, ऐसा राइटर का मानना है। तो ये हमने डिस्कस कर लिया पहला चैलेंज। पहला चैलेंज क्या था? ग्रेट पावर राइवलरी। अब बात करते हैं दूसरे चैलेंज की। दूसरा चैलेंज ये है, जो ग्लोबल इकोनॉमी है उसका स्ट्रक्चर देखो चेंज हो रहा है। चेंज कैसे हो रहा है? देखो, जब 90s चल रहा था ना, तो सब ग्लोबलाइजेशन की बात कर रहे थे। सब देश यही बोल रहे थे कि बॉर्डर ओपन कर दो और फ्री ट्रेड को अलाउ कर दो। बोल रहे थे कि नहीं बोल रहे थे? तभी तो इंडिया में एलपीजी रिफॉर्म आए ना, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, कि फ्री ट्रेड को प्रमोट करो, फ्री ट्रेड को प्रमोट करो। और इसी कंटेक्स्ट में 95 में एक बॉडी भी बन गई नई, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। बट देखो, अब ना हालात चेंज हो चुके हैं। अब अलग अलग जो देश है ना, वो प्रोटेक्शनिज्म की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। मतलब वो अपनी अपनी लोकल कंपनीज को बचाने में लगे हुए हैं, और अब हर कोई अपनी डिपेंडेंसी को ख़त्म करना चाहता है। जब से देखो कोविड-19 की महामारी आई ना, तो वेस्टर्न कंट्रीज खास करके ना सचेत हो गई कि चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी ठीक नहीं है चीज़ों की, क्योंकि चाइना जो है कल को ना ट्रेड को एक हथियार के तौर पे इस्तेमाल करता है। कैसे? मतलब युद्ध मान लीजिए स्टार्ट हो गया ना, फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया चाइना का, तो चाइना मना कर देगा कि भैया हम आपको ये नहीं देंगे, ये चीज़ नहीं देंगे, हम आपसे ये चीज़ इंपोर्ट नहीं करेंगे। तो चाइना टेंशंस आने पे ना ट्रेड को एक वेपन, एक हथियार के तौर पे इस्तेमाल करने लगता है। इसलिए वेस्टर्न कंट्रीज जो हैं ये चाहती हैं कि चाइना के ऊपर बिल्कुल भी डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। और इवन देखो, इंडिया भी इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन के पक्ष में अब बहुत ज़्यादा नहीं है। जैसे 2019 में ना RCEP, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, जिसमें 15 देश हैं,
आसियान के 10 देश, बाकी ये सारे देश साउथ कोरिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, चाइना, ये 15 देश हैं। इंडिया ने इस एग्रीमेंट को साइन नहीं किया था। अब इंडिया भी चाइना के ऊपर अपनी जो डिपेंडेंस है वो कम से कम रखना चाहता है वेस्टर्न कंट्रीज की तरह, क्योंकि इंडिया की भी टेंशन्स हैं चाइना के साथ में। तो इंडिया देखो ये सारी चीजें बोलता तो आया है, जैसे रिजिलियंट सप्लाई चेन्स, मतलब सप्लाई चेन में चाइना का रोल कम से कम होना चाहिए। ऐसा ना हो कि युद्ध की स्थिति में सप्लाई चेन्स डिसरप्ट हो जाएं। फ्री ट्रेड विद स्ट्रेटेजिक पार्टनर, हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर कौन? यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ये सब। इंडिया ये बातें तो बोलता आया है, इंडिया के पास में अपॉर्चुनिटी भी है कि वर्ल्ड चाइना के ऊपर अपनी डिपेंडेंसी कम करना चाहता है, वर्ल्ड मतलब ज़्यादातर वेस्टर्न कंट्रीज। तो इंडिया के पास एक मौका था कि चाइना के बजाय इंडिया उनको माल सप्लाई करता, चाइना में जो फैक्ट्रीज हैं वो इंडिया में लगती। बट देखो इंडिया सिर्फ बातें बोल पाया है, ज़्यादा है ना ग्राउंड पे कुछ हुआ नहीं है। मतलब वेस्टर्न कंट्रीज चाइना के ऊपर अपनी डिपेंडेंसी खत्म करना चाहते थे, इंडिया के पास एक मौका था, बट इंडिया ग्राउंड लेवल पे कुछ खास नहीं कर पाया। इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि देखो अभी भी ना हमारे देश की इकोनॉमी में ना रिफॉर्म लाने की आवश्यकता है, टैक्स सिस्टम ठीक करने की आवश्यकता है, स्ट्रीमलाइन करने की आवश्यकता है, बिजनेस करना ज़्यादा आसान हो ये हमें इंश्योर करने की आवश्यकता है। तभी तो चाइना से उठ के फैक्ट्रीज हमारे देश में आएंगी। बट राइटर कहते हैं इस बार देखो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाने क्या पता आसान होंगे या नहीं होंगे, मतलब वो आशंका जाहिर कर रहे हैं, क्योंकि इस बार जो सरकार है ना वो फुल मेजोरिटी वाली नहीं है। एलाइज के ऊपर बीजेपी जो है वो डिपेंडेंट है। तो देखने वाली बात होगी कि ऐसे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आते हैं या नहीं आते हैं हमारे देश में, जिससे कि ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आए, जिससे कि चाइना से उठ के कंपनीज हमारे देश में आए। अब बात करते हैं तीसरे चैलेंज की। तीसरा चैलेंज है टेक्नोलॉजिकल चैलेंज। आज के समय में देखो कोई देश कितना पावरफुल है वो इस बात पर भी डिपेंड करता है कि उसके पास में टेक्नोलॉजी कितनी अच्छी है। आज का जो समय है वो टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन का समय है, और बड़ी बड़ी पावर्स के बीच में जैसे रशिया और चाइना के बीच में भी ना कंपटीशन चल रहा है लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज में महारत हासिल करने का। इंडिया और यूएस के बीच में एक इनिशिएटिव है क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो हैं वो दोनों देशों के इस हफ्ते मिलेंगे ताकि इस इनिशिएटिव की प्रोग्रेस को मॉनिटर किया जा सके। दोनों देश आपस में एडवांस और लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज शेयर करते हैं इस इनिशिएटिव के तहत। तो देखो यूएस और वेस्टर्न कंट्रीज मान लीजिए इंडिया की मदद करने को तैयार हैं, तो इंडिया को भी ना साइंस एंड टेक सेक्टर में ना ज़बरदस्त मॉडर्नाइजेशन करना चाहिए। अभी स्टेट की मोनोपोलीज है, जैसे आप लैब्स देखोगे डीआरडीओ वगैरह, इसरो वगैरह, हर जगह आप देखोगे सरकार की मोनोपोली है साइंस एंड टेक में। तो साइंस एंड टेक के सेक्टर में ना सरकार थोड़ा मॉडर्नाइजेशन लेके आए, स्टेट की मोनोपोली को थोड़ा खत्म करे, प्राइवेट सेक्टर को एंकरेज करे कि भैया आप भी आओ साइंस एंड टेक सेक्टर में और हमारे देश में एडवांस टेक्नोलॉजी लेकर आओ। तो यहाँ पे सरकार को काम करना होगा। ये तीसरा चैलेंज है। अब बात करते हैं चौथे पॉइंट की, राइज ऑफ न्यू रीजन्स। राइटर कहते हैं वर्ल्ड में देखो नए नए रीजन्स इमर्ज होके आ रहे हैं। आज से ना 15-20 साल पहले इंडो पैसिफिक टर्म के बारे में कोई जानता भी नहीं था आज के समय में, बट हम कितना इंडो पैसिफिक रीजन की बात करते हैं। 15-20 साल पहले कोई बात करता था इंडो पैसिफिक की? नहीं करता था। तो देखो आज के समय में ना नए नए रीजन्स इमर्ज होके आ रहे हैं, जैसे इंडो पैसिफिक है, अरब गल्फ है, इवन अफ्रीका भी बहुत तेजी से इकोनॉमिक ग्रोथ रेट रजिस्टर कर रहा है। यूरोप का जो साउदर्न रीजन है वो वहाँ पे भी नई नई अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो ये जो नए रीजन इमर्ज होके आ रहे हैं ना, इंडिया को इनका फ़ायदा उठाना चाहिए, मतलब ज़्यादा एंगेज करके इन रीजन्स में इंडिया को फ़ायदा लेना चाहिए। जैसे देखो एक और एग्जांपल है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो ये सब इंडिया के लिए ना नई अपॉर्चुनिटीज़ हैं, समझे। तो इंडिया को यहाँ पे ज़्यादा रिसोर्सेज लगाने चाहिए इन रीजन्स में, चाहे वो डिप्लोमेटिक रिसोर्सेज हों, पॉलिटिकल रिसोर्सेज हों, इकोनॉमी एंड सिक्योरिटी रिसोर्सेज हों। ज़्यादा रिसोर्सेज इंडिया को इन नए इमर्ज होते रीजन्स में इन्वेस्ट करने चाहिए। अब बात करते हैं पांचवें पॉइंट की। पांचवें पॉइंट में राइटर बोलते हैं अभी देखो इंडिया का जो रिटोरिक है ना, इंडिया का राइज, इंडिया का राइज, इंडिया का राइज, बहुत बार हम ये सुनते हैं इंडिया राइज कर रहा है, इंडिया राइज कर रहा है, इंडिया इमर्ज हो चुका है। इंडिया को अपना ना ये थोड़ा बोल बच्चन कम करने चाहिए, बकैती कम करना चाहिए, काम ज़्यादा करना चाहिए।
इंडिया, ये बात सच है कि अब थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाला है, बट देखो एग्रीगेट जीडीपी अभी भी हमारी $4 ट्रिलियन के आसपास है और पर कैपिटा इनकम तो बहुत ही कम है, $2800 सिर्फ। इनइक्वालिटी यानी इनकम असमानताएं हमारे देश में काफ़ी बढ़ रही हैं। तो ना बेशक इंडिया का ग्लोबल इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, लेकिन असली देखो इन्फ्लुएंस इंडिया का तब बढ़ेगा जब इंडिया में डोमेस्टिक प्रोस्पेरिटी आएगी, मतलब लोगों की पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, इक्विटी मतलब असमानताएं कम होंगी, तब असल में वर्ल्ड इंडिया को जानेगा। अदरवाइज देखो ऐसा हो जाएगा कि कुछ ही लोगों के पास में सारी वेल्थ होगी और जो ग्लोबल एक्सपर्ट्स हैं वो बोलेंगे कि भाई तुम्हारी जो वेल्थ है वो कुछ ही लोगों के पास में है, वो अगर देश से चले गए तो इंडिया फिर से गरीब हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए, वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन जरूरी है। राइटर कहते हैं इतिहास में देखो अनेकों ऐसे एग्जाम्पल्स हैं कि इमर्जिंग पावर वर्ल्ड पावर बनने के रास्ते में ना बीच में ही क्रैश हो गई, लेकिन इंडिया के साथ ये नहीं होना चाहिए। इसलिए पॉलिसी मेकिंग में ना कॉम्प्लेसेंसी नहीं आना चाहिए, ढीलापन नहीं आना चाहिए कि हाँ काम चल जाएगा, वैसे भी इंडिया ग्रो कर रहा है। अरे भैया अपने आप से ग्रो नहीं करेगा, ग्रो करवाना पड़ेगा आपको, जबरदस्त पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी, सतर्क रहना पड़ेगा, तब इंडिया ग्रो करेगा। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। अब हम चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल टाइम फॉर ए सेंसस से संबंधित है। आप देखो सिलेबस में ना जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो आपको पता है हर 10 साल बाद हमारे देश में जनगणना होती है, यानी सेंसस कंडक्ट होता है। बट इस बार क्या हुआ, जब सेंसस कंडक्ट होना था ना तो उस समय कोविड-19 की महामारी आ गई, तो इस वजह से इस बार इस दशक में सेंसस नहीं कंडक्ट हो उसका। बट देखो महामारी गए, समय बीत चुका है, लेकिन पिछली सरकार ने लास्ट में सेंसस कंडक्ट करवाना उचित नहीं समझा। अब नई सरकार बन चुकी है, तो राइटर को यह डर है कि नई सरकार बिना सेंसस को शायद डिले करेगी। इसमें देखो पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है, लेकिन आप ना नीटी ग्रिटी समझिएगा। राइटर के जो पॉलिटिकल पॉइंट्स हैं ना उन्हें इग्नोर कीजिएगा, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्ट्स हैं ना उन पे ध्यान दीजिएगा। समझ गए, मतलब लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से इस आर्टिकल को आप कंसीडर कीजिएगा। राइटर ये कहते हैं देखो संविधान का 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इसमें साफ तौर पे ये लिखा हुआ है 2026 के बाद जो भी फर्स्ट सेंसस कंडक्ट होगा ना उसके आधार पे नया डिलिमिटेशन होगा, मतलब नई कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनेंगी। और देखो ऐसा होने पे ना अगर 2031 के सेंसस के आधार पे डिलिमिटेशन होगा तो नॉर्थ इंडिया को इसको फायदा होगा, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। अभी जो लोकसभा की सीट्स डिवाइडेड है ना अलग अलग स्टेट्स में, वो देखो 1971 के सेंसस के आधार पे है, समझ गए। लेकिन 1971 से लेके अभी तक पिछले 60 सालों में बहुत ज़्यादा चेंज आ चुका है, मतलब 2031 तक बोल रहा हूँ मैं, 60 साल। तो 2031 में अगर सेंसस होगा तब तक बहुत ज़्यादा चेंज आ चुका होगा। नॉर्थ इंडिया की पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है और साउथ इंडिया में पॉपुलेशन स्टेबलाइज हो चुकी है, तो नॉर्थ इंडिया को ज़्यादा सीट्स मिलेंगी। और राइटर कहते हैं बीजेपी भी यही चाहती है। तो 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में जो बोला गया है ना कि 2026 के बाद जो भी सेंसस कंडक्ट होगा, राइटर कहते हैं जानबूझ के ना जो बीजेपी है वो ना 2031 के सेंसस का इंतजार नहीं करना चाहेगी, वो इसी सेंसस को 2027 में कंडक्ट करना चाहेगी ताकि जल्दी से डिलिमिटेशन हो, जल्दी से नॉर्थ इंडिया को ज़्यादा सीट्स मिले। और रूलिंग पार्टी को यह लगता है नॉर्थ इंडिया में हमारा दबदबा ज़्यादा है, तो नॉर्थ इंडिया को ज़्यादा सीट्स मिलेंगी, तो मतलब हमें ज़्यादा सीट्स मिलेंगी। इसकी वजह से 2029 में हमें मेजॉरिटी हासिल करने में आसानी होगी। ये रूलिंग पार्टी की सोच है कि जानबूझ के 2031 का सेंसस का वेट ना करना, बल्कि इसी दशक का जो सेंसस था ना जो 2021 में कंडक्ट होना था उसे ही 26-23 में कंडक्ट करना, ताकि 26-23 में ही डिलिमिटेशन स्टार्ट हो सके और नॉर्थ इंडिया को ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूएंसीज मिल सकें। डिलिमिटेशन पे इस बार यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा ना, अभी तक कितने डिलिमिटेशन कॉन्स्टिट्यूट हुए हैं, 4 कॉन्स्टिट्यूट हुए हैं। तो राइटर ये बोलते हैं वैसे तो देखो साउथ इंडिया के स्टेट्स ऑलरेडी विरोध कर रहे हैं कि डिलिमिटेशन ऐसा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि नॉर्थ इंडिया को ज़्यादा सीट्स मिल जाएं लोकसभा की और हमारी सीट्स कम हो जाएं, हम ये एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। चलो साउथ इंडिया
के जो राज्य हैं वो तो प्रोटेस्ट कर ही रहे हैं, बट राइटर का ये मानना है ओपोजिशन को भी अभी जो लोकसभा का सेशन आएगा ना, इसमें जल्दी सेंसस के लिए डिमांड करनी चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे सेंसस लेट हो रहा है ना, तो बहुत सारे लोग जो देखो अभी सब्सिडाइज्ड फूड नहीं हासिल कर पा रहे हैं नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत, वो वंचित हो रहे हैं। तो जितना जल्दी सेंसस कंडक्ट होगा उतना जल्दी इन लोगों को फायदा होगा, वो भी नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत सब्सिडाइज्ड फूड हासिल कर सकेंगे। राइटर का एक तो ये पॉइंट है, इसलिए अपोजिशन को फोर्स करना चाहिए कि जल्दी जल्दी सेंसस कंडक्ट करवाए सरकार। एक तो देखो ये पॉइंट है, लेकिन इसमें ना एक पेंच है। पेंच क्या है? संविधान का 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या है? 1/3 रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर वुमेन इन लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज। इस पे भी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा इस बार। देखो यूपीएससी ने कितने क्वेश्चंस आसान इश्यूज पे पूछे। तो देखो इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का ना सेक्शन 5 ये बोलता है कि कब इंप्लीमेंट होगा वुमेन रिजर्वेशन। देखो 2023 के बाद फर्स्ट जो सेंसस कंडक्ट होगा ना, और उसके आधार पे जो डीलिमिटेशन होगा, उसके बाद ये वुमेन रिजर्वेशन इंप्लीमेंट होगा। अभी तक तो देखो इसे ऐसे इंटरप्रेट किया गया है कि जो 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत डीलिमिटेशन पेंडिंग है ना, जो हमने इससे पहले डिस्कस किया कि 2026 के बाद जो भी पहला सेंसस कंडक्ट होगा उसके आधार पे डीलिमिटेशन किया जाएगा। तो मतलब अभी तक ना ऐसे इंटरप्रेट किया गया है कि 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अनुसार जो भी डीलिमिटेशन होगा ना, उसके बाद ही वुमेन रिजर्वेशन इंप्लीमेंट होगा। लेकिन राइटर ये बोलते हैं अगर देखो जल्दी सेंसस कंडक्ट हो जाता है, फॉर एग्जांपल 2025 में सेंसस कंडक्ट हो गया, तो देखो उसके बाद भी स्पेशल डीलिमिटेशन हो सकता है महिलाओं को रिजर्वेशन देने के लिए। वो जो 84th वाला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है ना, उसका इंतजार क्यों करना? 2025 में सरकार सेंसस कंडक्ट करवा ले और उसके आधार पे महिलाओं को रिजर्वेशन देने के लिए स्पेशल डीलिमिटेशन करवा ले। तो राइटर कहते हैं इस मामले में देखो अपोजिशन के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट को भी इंटरवेंशन करना चाहिए। वैसे तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि सेंसस कंडक्ट करवाना जो है वो यूनियन गवर्नमेंट का एक स्पेशल प्रिविलेज है, विशेषाधिकार है। बट देखो काफ़ी समय हो गया, काफ़ी लेट हो गया इस बार का सेंसस, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को अपनी पावर जो है वो अब्यूज़ करने का अधिकार नहीं है, ऐसा राइटर बोलते हैं। तो देखो ये पॉलिटिकल पॉइंट्स आप निकाल दीजिए, लेकिन आर्टिकल में जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है ना, जैसे 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इसके अलावा 106th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये जरूरी हैं, इन पे क्वेश्चन यूपीएससी पूछ सकती है। अब चलते हैं आगे। इसके बाद देखो नेक्स्ट जो आर्टिकल है, लॉज ऑन मर्सनरीज इन वार जोन। आप ना एथिक्स से इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो और जीएस पेपर सेकंड में इस टॉपिक से इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। कंटेक्स्ट देखो ये है, देखो रशियन आर्मी की तरफ से ना हमारे कुछ नेशनल्स, हमारे कुछ देश के नागरिक लड़ रहे थे और वो मारे भी गए युद्ध में। आरोप ऐसा भी लगा कि कुछ लोगों ने जोब का झांसा देके उनको फंसा दिया, वो रशिया की आर्मी की तरफ से लड़ने लगे। वो एज ए मर्सनरीज काम कर रहे थे, पैसों के लिए काम कर रहे थे, रशिया की आर्मी की तरफ से लड़ रहे थे। ये अब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने भी एक्नोलेज किया कि हाँ, इंडिया के कुछ जो नागरिक हैं वो मारे गए हैं रशिया की आर्मी की तरफ से लड़ते हुए यूक्रेन वार में। क्या रिस्पॉन्स रहा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का? देखो इंडियन एम्बेसी ने ना रशिया की राजधानी मॉस्को में ये इशू रेज किया, और इंडिया में भी जो रशियन एम्बेसडर है ना उनके साथ में भी ये इशू रेज किया गया कि जितने भी हमारे देश के नागरिक जो रशियन आर्मी में अभी सर्व कर रहे हैं ना, उनको वापस भारत में भेजा जाए। क्योंकि देखो हमारे देश के सिटीजन्स की यूक्रेन वार में डेथ, ये एक डिस्टर्बिंग ट्रेंड है। ये ना इंटरनेशनल कन्फ्लिक्ट्स में काफ़ी ज़्यादा देखा जा रहा है। तो हम ना थोड़े बेसिक्स डिस्कस करते हैं। मर्सनरीज होते कौन हैं? देखो ये होते हैं सोल्जर्स ऑफ फॉर्चून या फिर हार्ड गन। मतलब अब जैसे भारत पाकिस्तान का युद्ध छिड़ गया, अब देखो हमारे देश के नागरिक इंडिया की तरफ से वार लड़ने के लिए आगे आते हैं। ये तो देखो नॉर्मल चीज़ है, सब में देशभक्ति है और चाहते हैं लोग कि यार इस विपरीत परिस्थितियों में देश ने हमें इतना कुछ दिया है, हम देश के लिए लड़ेंगे। लेकिन देखो मान लीजिए यूक्रेन रशिया का वार चल रहा है या फिर इजराइल हमास का युद्ध चल रहा है, हमारे देश का कोई नागरिक
चला जाता है पैसों के लिए, इजराइल की तरफ से लड़ने के लिए या फिर हमास की तरफ से लड़ने के लिए, पैसों के लिए जाता है। कोई प्यार नहीं है उसको ना इजराइल से ना हमास से, वो पैसों के लिए लड़ना चला जाता है, तो वो हुआ मर्सनरी। क्योंकि उसे पैसों से प्यार है, वो पैसों की वजह से दूसरे देश की जंग लड़ रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं मर्सनरीज से संबंधित। मोटिवेशन फॉर गेन, किस लिए जाते हैं? वो फायदे के लिए जाते हैं लड़ने के लिए युद्ध में, कि पैसा मिलेगा। उनका और कोई मोटिवेशन नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ पैसा, और पैसा ज़्यादा मिलता है आमतौर पे मर्सनरीज को। नेक्स्ट, थर्ड पार्टी नेशनैलिटी का होना जरूरी है। अगर कोई देखा देश का नागरिक अपने देश के लिए लड़ेगा तो वो मर्सनरी नहीं हो सकता, वो थर्ड पार्टी की जंग लड़े तभी वो मर्सनरी कहलाएगा, किसी थर्ड कंट्री की। नेक्स्ट, नॉन मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्स, वो किसी आर्म्ड फोर्स का मेंबर नहीं है। अगर भारत का कोई आर्म्ड फोर्स का मेंबर, मान लीजिए सोल्जर, वो रशिया की तरफ से लड़ेगा तो वो मर्सनरी नहीं हुआ। नॉन मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्स होना जरूरी है। और नो ऑफिशियल ड्यूटी, वो मतलब देश के द्वारा नहीं भेजा गया है, भारत की सरकार ने नहीं भेजा है उसे लड़ने के लिए। तो ये सारे रीजंस होने जरूरी है, तभी वो पर्सन मर्सनरी कहलाएगा, अदरवाइज नहीं कहलाएगा। लीगल स्टेटस और मर्सनरीज की ट्रीटमेंट की बात करें, देखो इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ के अकॉर्डिंग ना मर्सनरी होना एक स्पेसिफिक क्राइम नहीं है, लेकिन जो मर्सनरीज होते हैं ना उन पे ये प्रिजनर ऑफ वार स्टेटस एप्लीकेबल नहीं होता। अब जैसे रशिया ने यूक्रेन के सोल्जर्स को पकड़ लिया, उन पे तो जेनेवा कन्वेंशन एप्लीकेबल होती है, युद्ध बंदियों को कैसे ट्रीट किया जाना चाहिए, रशिया को वैसे ही ट्रीट करना पड़ेगा, यूक्रेन को भी वैसे ही ट्रीट करना पड़ेगा प्रिजनर्स को। बट मर्सनरीज पे ये जेनेवा कन्वेंशन एप्लीकेबल नहीं होती है, और उनको देखो प्रोसिक्यूट भी किया जा सकता है वार क्राइम के लिए। जैसे यूक्रेन का कोई मर्सनरी पकड़ा गया रशिया में, तो रशिया में जो भी डोमेस्टिक कानून है ना उसके अकॉर्डिंग मुकदमा चलेगा उस मर्सनरी के अगेंस्ट। लेकिन देखो जेनेवा कन्वेंशन में ना आर्टिकल 75 एडिशनल प्रोटोकॉल फर्स्ट में ना बस ये बात जरूर बोल दी गई है कि उन्हें थोड़ा ह्यूमन ढंग से ट्रीट किया जाए, मर्सनरीज को थोड़ा ठीक से ट्रीट कर लिया जाए, ऐसा बोल दिया गया है। अब देखो मर्सनरीज से संबंधित जो एग्जिस्टिंग रेजीम है ना उसमें काफ़ी दिक्कतें हैं। सबसे पहले तो ना मर्सनरी की ना कोई लीगल और क्लियर डेफिनेशन नहीं है जेनेवा कन्वेंशन में या फिर किसी इंटरनेशनल लॉ में। अब जैसे देखो गुरखाज हैं, गुरखाज देखो अभी इंडियन आर्मी में सर्व करते हैं, ब्रिटिश आर्मी में भी सर्व करते हैं, तो गुरखाज को क्या मर्सनरी माना जाए, इस पे भी विवाद हो सकता है। तो डेफिनेशन क्लियर नहीं है, इनकम्प्लीट डेफिनेशन है। और ज़्यादातर देश ना अभी मर्सनरी एक्टिविटीज़ को अपने डोमेस्टिक लॉज के अकॉर्डिंग क्रिमिनलाइज नहीं करते हैं। नेक्स्ट, इसके अलावा अभी की जो डेफिनेशन है ना आधी अधूरी सी, जो एडवाइजर्स या फिर ट्रेनर्स काम करते हैं, जैसे अब रशियन आर्मी को मान लीजिए कोई थर्ड पार्टी वाला ट्रेनर या फिर एडवाइज़र सेवाएं दे रहा है, किसी दूसरे देश का एडवाइज़र है, वो रशियन आर्मी की हेल्प कर रहा है पैसे लेके, क्या उनके खिलाफ भी केस चल सकता है? क्या उनकी भी अकाउंटेबिलिटी फिक्स होगी? क्या उनको भी मर्सनरीज माना जाएगा जो सिर्फ एडवाइस दे रहे हैं, जो सिर्फ ट्रेन कर रहे हैं, युद्ध नहीं लड़ रहे हैं? फिर इसके बाद राइटर ये बोलते हैं आजकल तो देखो प्राइवेट मिलिट्री एंड सिक्योरिटी कंपनीज का काफ़ी ज़्यादा इमरजेंस हो चुका है। मतलब ये जो PMSEs है ना, ये बल्कि टेंडर लेती हैं कि हम इंसर्जेंसी ख़त्म कर देंगे, हम यहाँ पे सिक्योरिटी सिचुएशन ठीक कर देंगे। जैसे वैगनर ग्रुप था रशिया का, काफ़ी ज़्यादा चर्चा में था, जिसके चीफ को प्लेन हादसे में मारे गए, पुतिन पे आरोप लगा कि इन्होंने ही मरवाया है, जिन्होंने पुतिन के खिलाफ कू करने की कोशिश की थी, विद्रोह कर दिया था। तो ये जो वैगनर ग्रुप है ना, एग्जाम्पल जो है प्राइवेट मिलिट्री एंड सिक्योरिटी कंपनी का, ये अफ्रीका में काफ़ी काम किया है पैसे लेके। जैसे अफ्रीका के गरीब देश हैं, ये कंपनीज ना डील कर लेती हैं, हम आपकी हेल्प कर देंगे, सरकार की हेल्प कर देंगे रिबल्स को ख़त्म करने में, इंसर्जेंसी ख़त्म करने में, और बदले में आप हमें गोल्ड माइन दे दो। ऐसे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट ये प्राइवेट मिलिट्री एंड सिक्योरिटी कंपनी साइन कर लेती हैं, और वर्ल्ड में इनका काफ़ी ज़्यादा इमरजेंस हुआ है। और इसके अलावा देखो युद्ध में ना ये कंपनीज और भी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, जैसे फूड सप्लाईज, इसके अलावा लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड करना। तो अभी ना हमारे देश में भी और वर्ल्ड में भी लीगल फ्रेमवर्क की कमी है, कैसे इन प्राइवेट मिलिट्री और सिक्योरिटी कंपनीज को रेगुलेट किया जाए।
वैसे देखो, एक मॉन्ट्रेक्स डॉक्ट्रिन जरूर है जो ये बोलता है जिन भी देशों ने ये डॉक्ट्रिन साइन किया है ना, वो ज़्यादा ओवरसाइट करें इन प्राइवेट मिलिट्री कंपनीज की। ये देखें कि ये जो कंपनीज हैं सिक्योरिटी वाली, ये इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन एंड ह्यूमन राइट्स लॉ को अपहोल्ड कर रहे हैं या फिर उनका उल्लंघन कर रहे हैं। वैसे देखो, इंडिया और रशिया दोनों ने इस डॉक्ट्रिन को साइन नहीं किया है, लेकिन देखो, बावजूद इसके इंडिया अपने देश के नागरिकों पे ना रूल्स इंप्लीमेंट कर सकता है कि भाई अगर आप इस प्रकार की प्राइवेट मिलिट्री कंपनीज को ज्वाइन करोगे तो हम आपके खिलाफ एक्शन लेंगे। इस प्रकार का कानून इंडिया ला सकता है। कुल मिला के देखो, मजबूत इंटरनेशनल लॉज की आवश्यकता है इन प्राइवेट मिलिट्री एंड सिक्योरिटी कंपनीज को रेगुलेट करने के लिए, ताकि ये जो कंपनीज हैं वो झांसे में देके विभिन्न देशों के नागरिकों को रिक्रूट ना करें और उन्हें मरवा ना दे युद्ध में। इसके लिए देखो 2-3 स्टेप और भी लेने चाहिए। जैसे हमारे देश में ना लोग गरीबी के चलते या फिर पैसों के चलते इन प्राइवेट सिक्योरिटी एंड मिलिट्री कंपनीज को ज्वाइन कर लेते हैं, तो सरकार थोड़ा गरीबी को ख़त्म करने की तरफ ध्यान दे। हालांकि इतना जल्दी होगा नहीं, ये लॉन्ग टर्म मेजर है, बहुत समय लगेगा। फिर देखो, इमीडिएट मेजर सरकार ये ले सकती है, इमीडिएट स्टेप ये ले सकती है। अब कन्फ्लिक्ट में जो भी सिटीजन जा रहे हैं ना, जैसे रशिया में जो जा रहा है, उसकी ना एक्स्ट्रा जांच की जाए कि भाई तुम क्यों जा रहे हो, क्या तुम्हें फंसाया तो नहीं जा रहा है। जो भी कन्फ्लिक्ट रीजन में देश के नागरिक जा रहे हैं ना, एक सरकार एक्स्ट्रा चेक लगा दे, पूछताछ करे उससे क्यों जा रहे हो वहां पे आप। इससे पता लग जाएगा कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग अगर हो रही है, झांसे में लेके किसी ले जाया जा रहा है, तो पहले से सरकार को पता लग सके। हालांकि देखो, आपको भी पता है अब ये चीज़ होने लगेगी तो लोग सीधा नहीं जाएंगे रशिया, पहले किसी न्यूट्रल से देश में चले जाएंगे जहाँ पे शांति है, वहाँ से रशिया में चले जाएंगे। तो मतलब ये चीज़ तो उतना प्रैक्टिकल नहीं है, समझ गए। खैर, ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया मर्सनरीज से संबंधित। आज एक क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, जो हमने पहला आर्टिकल डिस्कस किया था ना, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में अभी क्या चैलेंजेस हैं, कैसे इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को नए चैलेंजेस के हिसाब से अडेप्ट करना चाहिए, तो वो उस इशू पे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है 250 वर्ड्स में। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। कल मिलते हैं फिर से एक नई डिस्कशन के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।